लोगों ने देखा कि दीर्घकाल में उत्पादन फलन अल्पकाल में उत्पादन फलन किस तरीके से होता है। आज हम देखते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत देखा जाता है और जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन है उसमें हम पैमाने के जो प्रतिफल हैं उनका नियम देखते हैं। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ये कहता है कि जब अन्य आगतों की मात्रा को स्थिर रख करके किसी एक परिवर्तनशील आगत की मात्रा को समान मात्रा में लगातार बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन बढ़ता तो है परंतु एक निश्चित सीमा के बाद घटती दर पर। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि एक आगत परिवर्तनशील हो और अन्य सब आगतें स्थिर तो फर्म का उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपात के नियम को प्रकट करता है। कुछ ये मार्शल का जो घटती सीमांत दर का नियम था बिल्कुल सेम उसी तरीके का नियम है। क्या नियम है? अन्य आगतों की मात्रा को स्थिर रखकर जब एक परिवर्तनशील आगत की मात्रा को समान मात्रा में लगातार बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन बढ़ता है परंतु एक निश्चित सीमा के बाद घटती दर पर। आपने देखा था कि वो जो चित्र बना था इस तरीके से बनाया गया था कि वाई अक्ष एक्स अक्ष पर हमने चाहे आप लेबर ले लें चाहे कैपिटल एक चीज़ लेंगे और इधर आउटपुट हम ले रहे थे जो उत्पादन हो रहा है। तो वो जो चित्र है इस तरीके से बन रहा था। इसका मतलब है बढ़ता तो है लेकिन ये बढ़ रहा है लेकिन कुछ सीमा के बाद ये घटती दर पर बढ़ता है। अर्थात क्या है कि और बिल्कुल सेम इसी तरीके का हमने मार्शल का जो घटती सीमांत दर का नियम पढ़ा था उसमें भी यही था। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा बिंदु आता है जिसके बाद सबसे पहले सीमांत उत्पादन, उसके बाद में औसत उत्पादन और अंत में कुल उत्पादन घट जाता है या घट जाएगा। इसे असमान आनुपातिक प्रतिफल का नियम या घटते प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। इसको एक हम सूची के माध्यम से देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि जब श्रमिकों की संख्या 1 है तो कुल उत्पादन 8 हो रहा है। तो चूंकि कुल उत्पादन 8 है और श्रमिकों की संख्या 1 है तो इसका औसत उत्पादन 8 ही है और जब ये भी 8 है तो सीमांत उत्पादन भी 8 है। अब यहाँ से जैसे ही और ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर कैपिटल जो है आपकी पूंजी है वो स्थिर है, हम श्रमिकों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। जब श्रमिकों की संख्या 2 कर दी गई तो कुल उत्पादन 20, औसत कितना हो गया 10। क्यों? क्योंकि 2 श्रमिकों पर जब 20 का उत्पादन हो रहा है तो एक श्रमिक पर 10 का होगा। सीमांत उत्पादन कितना निकला? 20 से 8 जाएंगे 12। दूसरी इकाई में कुल कितना उत्पादन हुआ और एक इकाई में कितना था तो दूसरी इकाई से एक इकाई वाला घटा देंगे, सीमांत उत्पादन निकल आएगा। श्रमिकों की संख्या 3 करने पर कुल उत्पादन 36, औसत उत्पादन 12 तियां 36, 12 तियां 36 और सीमांत उत्पादन कितना होगा? 36 से 20 जाएंगे 16। इसी तरीके से 4 पर 48 होगा, यहाँ 12, यहाँ 12। आप देख रहे हैं ये लिस्ट, एक बार देख लीजिए। अब इस पर हम विचार करते हैं। अभी बता रहे थे एक ऐसा बिंदु आता है
कि जिसमें सबसे पहले सीमांत उत्पादन घटता है, फिर औसत उत्पादन घटता है, उसके बाद में कुल उत्पादन घटता है। कैसे घट रहा है? यहाँ पर देखिए कि जैसे ही श्रमिकों की संख्या को हम बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर क्या हो रहा है? सीमांत उत्पादन 8, फिर 12, फिर 16, 16 यहाँ तक बढ़ा, 8 से 12 बढ़ा, 12 से 16 बढ़ा, और 12 क्या, माफ़ कीजिएगा, 8 से 12 बढ़ा, 12 से 16 ये भी बढ़ा, लेकिन 16 से आगे यहाँ पर देखो तुरंत घट गया। तो 3 इकाई तक तो ये बढ़ा है सीमांत उत्पादन, लेकिन चौथी इकाई पर ये घट गया, इस जगह पर घट गया। तो सबसे नंबर 1 पर सीमांत उत्पादन घटता है। क्यों घटता है? इधर देख लीजिए एक बार कि यहाँ तक सीमांत उत्पादन बढ़ा है। अब औसत उत्पादन देखते हैं। 8, 8 से 10, 10 से 12, फिर 12, तो इस जगह तक ये बढ़ रहा है। बढ़ तो यहीं तक रहा है, लेकिन इस जगह तक स्थायी है। ये दोनों तो स्थिर हो गए। 12 अगले में भी 12 रहा। तो जो औसत उत्पादन है ये चौथी इकाई तक ठीक स्थिति है, सीमांत उत्पादन की तीसरी इकाई तक ठीक स्थिति है। अब देखिए कुल उत्पादन 8, 20, 36, 48, 55, 60, 60, ये देखो यहाँ पर इस जगह पर रुक गया है आगे, 7वें उस पर, जब श्रमिकों की संख्या 7 है। अब 60 से घटना स्टार्ट हो गया है, 60 से 56। तो आप फिर से देख लीजिए कि सीमांत उत्पादन इस जगह घट रहा है, चौथी इकाई पर। चौथी, माफ कीजिएगा, इकाई नहीं, श्रमिकों की संख्या जब हम 4 करते हैं तो उस जगह पर सीमांत उत्पादन घट गया। इसके बाद में औसत उत्पादन कहाँ घट रहा है? 5वीं इकाई पर, 12 से 11 ये, और कुल उत्पादन 8वीं इकाई पर घट रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इससे ये सिद्ध होता है कि सबसे पहले सीमांत उत्पादन घटता है, यहाँ पर ये घटा, उसके बाद में औसत उत्पादन घटता है, और उसके बाद में कुल उत्पादन घटता है। अब हम देखते हैं दीर्घकाल के लिए द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल का नियम। इसमें क्या है कि दीर्घकाल में जो आगतें हैं, जितनी भी आगतें हैं, उनको अगर समान मात्रा में बढ़ा दिया जाए, समान अनुपात में बढ़ा दिया जाए, तो जो मांग में दीर्घकालीन परिवर्तन को पूरा करने के लिए फैक्ट्री में अधिक स्थान, मशीनों और श्रम का प्रयोग करके फर्म अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाती है। मान्यताएं इस नियम की क्या है? सब साधन परिवर्तनशील हैं परंतु उद्यम स्थिर है। इसमें उद्यम को स्थिर मान लिया जाता है। एक श्रमिक दिए हुए औजार और उपकरणों से काम करता है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन नहीं होते, पूर्ण प्रतियोगिता है, वस्तु मात्राओं में मापी जाती है, मुद्रा में नहीं। इन मान्यताओं के दिए होने पर, इन मान्यताओं के दिए होने पर जब हम आगतें अपरिवर्तित अनुपात में जब सब आगतें अपरिवर्तित अनुपात में बढ़ाई जाती हैं और उत्पादन के पैमाने का विस्तार किया जाता है, तो उत्पादन पर प्रभाव 3 अवस्थाएं प्रकट करता है। कौन सी 3 अवस्थाएं? पहली अवस्था है कि पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, दूसरा है स्थिर, और तीसरा है घटता प्रतिफल। जैसे हमने पीछे देखा था k बराबर 1, तो वो स्थिर है। इसी तरीके से जब साधनों के अनुपात से उत्पादन अधिक हो तो बढ़ता प्रतिफल, साधनों के अनुपात से उत्पादन कम हो घटता प्रतिफल, और जब समान हो
तो स्थिर। अब इसको भी हम इस सूची के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता है कि दीर्घकाल में हम श्रम को और पूंजी को बढ़ा सकते हैं। पूंजी की जगह पर चाहे भूमि ले लें आप, चाहे पैसा ले लें, चाहे अन्य कुछ उस तरीके की ले लें, तो दोनों चीज़ें माने बढ़ रही हैं। अल्पकाल में क्या था कि एक ही साधन को हम बढ़ा रहे थे, दीर्घकाल में दोनों साधन बढ़ेंगे। तो मान लेते हैं हम कि जब पहला संयोग कह लो या एक इकाई है, संयोग ही मान लेते हैं, एक श्रमिक और 2 एकड़ भूमि। एक श्रमिक 2 एकड़ भूमि पर एक श्रमिक के द्वारा 8 इकाइयों का या 8 क्विंटल का उत्पादन किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सीमांत प्रतिफल 8 ही हुआ, मान लो है इतना। अब क्या कर रहे हैं, जैसे हमने श्रमिकों की संख्या डबल की, भूमि को भी डबल कर दिया, तो जो कुल प्रतिफल है वो 17 हुआ। क्यों हुआ 17 अभी बाद में हम लोग देखेंगे कि 17 क्यों हुआ। 8 दूनी 16 होना चाहिए था, यहाँ 17 क्यों हुआ। तो अब यहाँ पर सीमांत प्रतिफल कितना हुआ, 17 से 8 जाएंगे 9। जब हम तीसरा संयोग देखेंगे या 3 गुना करने पर, तो श्रमिक 3 और भूमि 6 एकड़, 3 गुना सीधे कर दिया। तो अब यहाँ पर यहाँ 27 हो रहा है। 8 दूनी 16 से बढ़ा 17, 8 त्रिक 24 से अधिक, तो ये बढ़ता हर स्टेप पर बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए सीमांत प्रतिफल 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है। तो 8 से 9 हुआ, 9 से 10 हुआ, तो स्वाभाविक बढ़े, तो इसलिए ये बढ़ता प्रतिफल है। इसी तरीके से जब हम 4 श्रमिक 8 एकड़ भूमि तो 38, 5 श्रमिक 10 एकड़ भूमि 49, तो यहाँ पर जो सीमांत प्रतिफल है 38 से 27 चले गए 11 और 49 से 38 चले गए 11। दोनों स्थितियों में यहाँ 11 ही है, तो 11 फिर 11, तो ये स्थिर प्रतिफल हो गया। छठा जो संयोग है, जब हम श्रमिकों को और उत्पादनों के साधनों को 6 गुना बढ़ा रहे हैं, तो श्रमिक 6 कर दिए और भूमि 12 एकड़ कर दी, तब उत्पादन हो रहा है 59, 59। 7 गुना करने पर 7 और 14 के सहयोग से 68। तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका सीमांत प्रतिफल, सीमांत प्रतिफल है 59 से 49 चले गए 10 और 68 से 59 चले गए 9। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 10 से 9 हो गया, घटता प्रतिफल। फिर से एक बार समझ लिए, 8 से 9, 9 से 10, ये बढ़ता प्रतिफल। 11 फिर 11, यहाँ पर सेम है, स्थिर प्रतिफल। ये 10, 10 से 9, घटता प्रतिफल। अब इसको चित्र के माध्यम से अगर हम समझना चाहें तो इसका जो चित्र है कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये दिखा रहा है बढ़ते प्रतिफल को। इधर हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन ले लें और इधर मार्जिनल रिटर्न्स ले लें, मतलब जो सीमांत प्रतिफल है वो इधर ले लें। तो यहाँ तक देख रहे हैं आप, आर से सी तक ये जो है ऊपर को जा रहा है, ये है बढ़ती दर से, समान से नहीं है, बढ़ते प्रतिफल का है नियम। आर से सी तक, सी से डी तक समांतर हो गया है, तो यहाँ पर स्थिर प्रतिफल है। अब डी से एस की तरफ नीचे को आ रहा है, तो ये घटता प्रतिफल है। तीनों स्थितियां इसमें दिखाई गई हैं। अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं, आखिर ये जो घटता प्रतिफल है, स्थिर प्रतिफल है और बढ़ता प्रतिफल है, ये क्यों होता है। दोस्तों, जो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल है ये इसलिए होता है क्योंकि उत्पादन के जो साधन हैं उनकी
अविभाज्यता होती है, माने ऐसे उत्पादन के साधन जिनकी अविभाज्यता है, तो उनके कारण ये पैमाने का जो प्रतिफल है वो बढ़ता है। अविभाज्यता का अर्थ होता है कि जैसे मशीनें हैं, प्रबंधकर्ता है, श्रम है, वित्त है आदि बहुत छोटे आकार में प्राप्त नहीं होते। ये निश्चित न्यूनतम आकारों में ही मिलते हैं, क्योंकि अविभाज्य साधनों को उनकी अधिकतम क्षमता पर लगाया जाता है, इसलिए पैमाने का प्रतिफल बढ़ जाता है। या साधारण भाषा में समझना हो तो हम आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक लेबर कुछ भूमि पर काम कर रहा है, तो काम करते समय कुछ ऐसे भी काम होंगे कि जो एक व्यक्ति से नहीं हो पाएंगे। कोई वजन उठाना है, बोझ उठाना है, और जो दो लोग आ गए तो मेहनत भी कर रहे हैं, साथ में सहयोग मिल जाता है, तो इसलिए उस समय बढ़ जाता है। और पैमाने का स्थिर प्रतिफल क्यों होता है? कोई भी चीज हो वो कभी भी अनिश्चित काल के लिए नहीं चलती है, तो वही चीज इस पर भी लागू है कि पैमाने का बढ़ता प्रतिफल अनिश्चित काल के लिए नहीं चलता। जब फर्म का और विस्तार किया जाता है तो आंतरिक और बाहरी अमितव्यताएं तथा आंतरिक और बाहरी किफायतों के प्रति संतुलन करती है, जिससे किफायतें निष्प्रभावी हो जाती हैं और उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है। फिर जब उत्पादन के साधन पूर्णतया विभाज्य, स्थानापन्न और समरूप हों और दी हुई कीमतों पर उनकी आपूर्तियां पूर्णतया लोचदार हों, तो पैमाने के प्रतिफल स्थिर होते हैं। मतलब यह है, या सरल शब्दों में समझिए आप कि जब ज़्यादा लेबर आप बढ़ाना शुरू करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे, थोड़े से अधिक बढ़ा रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, जो किफ़ायतें होती है, जो न्यूनतम लागत आती है, वो फिर न्यूनतम जो लागत आ रही थी वो कम होने लगती है, लागत अर्थात बढ़ने लगती है। तो इससे जो उत्पादन है वो उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में साधनों को लगाया जाता है। पैमाने का घटता प्रतिफल क्यों होता है? तो पैमाने का स्थिर प्रतिफल केवल एक गुजरती हुई अवस्था है, क्योंकि अंत में पैमाने का प्रतिफल घटने लगता है। अविभाज्य साधन अकुशल और कम उत्पादक बन जाते हैं, व्यापार भारी भरकम हो जाता है, जिससे तालमेल और देखभाल की समस्या बड़ी हो जाती है या समस्या जो है बढ़ जाती है। मतलब यह है कि जैसे खेत है, खेत में एक व्यक्ति काम कर रहा है तो कम काम कर पाएगा, एक ही जगह पर दो हों तो मेहनत भी डबल करेंगे और देखा देखी भी ज़्यादा करते हैं। साथ में ये चीज़ है कि कुछ ऐसे काम होते हैं, जैसे भी बताया कि अकेले नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ पर जब दो लोग हैं तो काम अधिक हो जाता है। जब और संख्या बढ़ाओगे, 4-5 करोगे, तब साधन की तुलना में उत्पादन अधिक नहीं होगा, बराबर होगा उसकी। लेकिन जब ज़्यादा संख्या बढ़ा दोगे, मान लीजिए कोई भी खेत ही है, वहाँ पर 20 लेबर आपने कर दिए, तो सब पर नज़र रखना भी कठिन हो जाता है। हम तो ये मानते हैं कि ये अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर इसमें राजनीति भी प्रवेश कर रही है। ये राजनीति ही है कि किस तरीके से किसको कंट्रोल करना है, क्या करना है। आप देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। तो 20 लोगों का उदाहरण दिया, कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 2000 लोग हैं, तो 2000 लोग पर एक व्यक्ति जो मालिक है वो तो नहीं पूरी नज़र रख पाएगा। तो कहीं कोई ज़्यादा जब लोग होंगे तो कुछ लोग 2-4 मिनट के लिए आराम करेंगे, कुछ 10 मिनट के लिए काम के समय में ही आराम करेंगे, कुछ आंखों के सामने से बच के इधर उधर चले जाएंगे। मतलब यह है, लोग बिल्कुल वैसी भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि काम से नजरें चुराने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो प्रतिफल है वो घटने लगता है। अब हम देखते हैं कि पैमान
पैमाने की किफ़ायतें क्या हैं? तो वास्तविक आंतरिक किफ़ायतें, आंतरिक किफ़ायतों में आता है श्रम किफ़ायतें, तकनीकी किफ़ायतें, विपणन, प्रबंधकीय, जोखिम उठाने की, अनुसंधान की, कल्याणकारिता की। आर्थिक आंतरिक किफ़ायतों में कच्चा माल कम कीमतों पर मिले, ऋण कम ब्याज दर पर मिले, रियायती परिवहन हो। ये सब किफ़ायतें। किफ़ायतों का मतलब ये होता है कि काफ़ी बचत करके हम अधिक अर्जित अर्जित करें। ये चीज़ होती है। हम लोगों ने ये आंतरिक किफ़ायतें देखी हैं। अब इसके बाद में देख लेते हैं बाह्य किफ़ायतें। वास्तविक बाह्य किफ़ायतें, इसमें आती हैं तकनीकी किफ़ायतें, सूचना की किफ़ायतें, गौण उत्पादन की किफ़ायतें। आंतरिक बाह्य किफ़ायतें, सभी फर्मों को प्रशिक्षण, स्थानीय श्रम बाजार की आवश्यकताएं पूरी हों, परिवहन, बिजली, और अंत में है बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम लोगों का ये दीर्घकाल में और अल्पकाल में जो पैमाने का प्रतिफल, ये नियम हमने देखा, तो ये समाप्त हुआ है। और हम उम्मीद करेंगे कि इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखें।